Hello everyone. Uh, Today we are discussing about a question which is erosion and depositional landform by the underground water जो होता है ग्राउंड वाटर जो होता है लेयर्स उससे जो है लैंड फॉर्मेशन, जितना भी जो लैंड फॉर्म होता है, चाहे वो डिपॉजिट लैंड फॉर्म हो, मतलब कि इरोड हो करके किसी प्लेस पे आकर कोई डिपॉजिट होता है तो उसको डिपोजिशनल कहते हैं। और इरोजनल मतलब कि किसी फोर्सफुली, चाहे मैन मेड चाहे नेचुरल, कोई फोर्सफुली अगर इरोजन हो रहा है, मतलब डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसका, तो उसको इरोजनल लैंडफॉर्म कहेंगे। ठीक है, तो देखिए लैंडफॉर्म वैसे बहुत डिफरेंट टाइप के लैंडफॉर्म होते हैं। डिपोजिशनल इरोजनल जो है लैंडफॉर्म, चाहे ग्राउंड वाटर से भी होता है और ग्लेशियर से भी होता है, रिवर से भी होता है। ठीक है, ये सब हमें पढ़ने को मिलता है एक्चुअली। मतलब यूपीपीसीएस में मैंने ये चीज़ देखा है, नोटिस किया है कि ये क्वेश्चन जो है बार बार चेंज करके आया करते हैं। जैसे ग्राउंड वाटर से, अब मान लीजिए अगली बार तो आपकी ग्लेशियर से आ गया, ठीक है, विंड से आ गया। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप एक बार प्लीज़ देख लीजिएगा, और मैं मतलब और भी क्वेश्चंस लिखूंगी तो मैं डिस्कस करूंगी इसके बारे में। ठीक है, देखिए ग्राउंड वाटर इरोजन होता क्या है। जब रेन वाटर एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड एंड इट फॉल्स, जब रेन वाटर है कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करती है तो फिर वो क्या करती है, रेसिपिएट करती है। कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइंड विद द वाटर टू फॉर्म कार्बोनिक एसिड। जब रेन वाटर ग्राउंड पे फॉल करती है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन करेगी। फिर कार्बन डाइऑक्साइड जब वाटर के साथ और ज़्यादा एब्जॉर्ब होता है तो कार्बोनिक एसिड बनाता है। जब कार्बोनिक एसिड बनाता है तो कुछ ना कुछ चीज़ों का डिपोजिशनल होता है, मतलब उसमें स्लाइटली वाटर जो होते हैं वो सिंक हो जाते हैं ग्राउंड वाटर में एंड मोर थ्रू द स्मॉल। अब देखिए अब क्या है, ये लेयर बाई लेयर है। अब इसमें जो लेयर होती है हमारे अर्थ के नीचे जो भी लेयर होंगी उसमें स्मॉल स्पोर्ट्स होंगे। अब वाटर क्या है, धीरे धीरे यहाँ पे एब्जॉर्ब होता जाएगा, ठीक है, फ्रैक्चर्स और रॉक के थ्रू। तो फिर एक जगह जा करके वो डिपॉजिट होने लगता है, तभी यहाँ पे उसको हम ग्राउंड वाटर कहते हैं। तो ये ग्राउंड वाटर जो होते हैं वो हम मतलब मेनली मेजर करते हैं वाटर टेबल से, कि मतलब आपने सरफेस लेयर से कितना नीचे ये है वाटर है, उसी को वाटर टेबल कहते हैं। तो हम इसको अगर हमें पानी को निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, कभी कभी आपने देखा होगा ट्यूबवेल यूज़ करता है लोग। पहले के टाइम पे लोग वेल यूज़ करते थे पानी को इस तरीके से, ना वो पुली बनी रहती थी, लोग पानी को ऐसे खींचा, मतलब वो पॉट रहता था, पॉट में करके निकाला करते थे। तो वो प्रोसेस मतलब यही प्रोसेस है एक तरीके से कि लोग करते थे। ठीक है, अब आते हैं कि हम ये जो फॉर्मेशन होता है वो फॉर्मेशन किस टाइप का होता है। एक तो होता है केव टाइप फॉर्मेशन, केव फॉर्मेशन। अब क्या है, ग्राउंड वाटर विद स्लोली मूवमेंट ऑफ द ग्राउंड वाटर, अगर किसी बाई नेचुरल या मैन मेड किसी फोर्सफुली अगर वाटर जो है वो ग्राउंड वाटर जो ट्रेवल कर रहा है, जैसे यहाँ पे इस तरीके से बने रहते हैं क्रैक्स, ठीक है। अब वाटर जो है क्रैक्स के थ्रू मूव कर रहा है, तो अगर मूव करेगा तो क्या होगा, कुछ ना कुछ स्पेस छोड़ेगा। मतलब मान लीजिए ये वाटर है, अभी किसी क्रैक्स के थ्रू मूव कर रहा है, तो यहाँ पे क्या थोड़ा बहुत स्पेस बनाता जाएगा। अब यह जब वाटर ईयर बाय ईयर या जो है फ्लो करता है, तो तब क्या होता है कि वो सॉलिड रॉक्स को भी अपने साथ मूव कराने लगता है। जब सॉलिड रॉक को भी अपने साथ, जैसे सॉलिड रॉक है, अब इसको अपने साथ मूव कराएगा तो यहाँ पे तो कुछ स्पेस बनता जाएगा ना, तो इस तरीके का फॉर्मेशन होने लगता है। फिर ये क्या होता है, एक तरीके से केव का फॉर्मेशन हो गया। तो इस तरीके से भी होता है, इरोजनल फॉर्मेशन कह सकते हैं इसको हम। इरोड होकर के केव बन रहा है। केव कैसे बनेगा, केव है, मान लीजिए यहाँ पे रॉक है, ठीक है, अब ये करता गया तभी केव बनी है ना। तो किस तरीके का है, ये इरोजनल है। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट है सिंक होल। अब सिंक होल कैसे होता है, इफ रूफ ऑफ द केव कोलैप्स, अगर जैसे अभी ये केव बना है, अगर ये जो है कोलैप्स कर गया, तो अब क्या इस तरीके का बॉन्ड बन गया ना, पानी तो है लेकिन ये गिर गया,
तो यहाँ पे इस तरीके का अमाउंट बन गया दो तरीके से, तो आप इसको क्या करते हैं, सिंक होल कहते हैं। सिंक होल के could be formed. Some sinkhole are the larger enough to shallow up a home or several home in the neighborhood. अब ये इतने ताकतवर होते हैं, मतलब कभी कभी छोटे भी होते हैं, कभी कभी छोटे छोटे से होंगे, इस तरीके से होंगे, कभी कभी इतने बड़े होंगे कि आसपास की मतलब लैंड्स को भी वो अपने साथ सबमर्ज कर लेते हैं। अब नेक्स्ट है अब ग्राउंड वाटर। देखिए अब वो था इरोजनल, क्या है, ग्राउंड वाटर जो है डिपॉजिट होगा तभी भी कुछ ना कुछ लैंड फॉर्मेशन होगा। तो ग्राउंड वाटर कैरीज डिजॉल्व मिनरल्स इन द सोल्यूशन। जब ग्राउंड वाटर मतलब अगर सिंक हो रहा है तो कुछ ना कुछ मिनरल्स लेगा, तो मिनरल्स में भी डिपॉजिशन, मतलब अब वो जो मिनरल्स हैं, जैसे मैंने बताया कैल्शियम कार्बोनिक एसिड बनता है। अब कैल्शियम कार्बोनिक एसिड कैल्शियम कार्बोनेट भी तो बनेगा ना। जब कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा तो ये तो लाइम स्टोन ही इसको तो कहते हैं, लाइम स्टोन कहते हैं। तो इसमें लाइम स्टोन है तो कुछ थोड़ा बहुत ये देखिए, तो क्या होता है, लाइम स्टोन होगा तो लाइम स्टोन डिपॉजिट होगा ना, डिपॉजिट होगा तो क्या होगा, एक तरीके से लैंड फॉर्म करेगा। मतलब साल बाई साल, अगर ईयर बाई ईयर जो है वो डिपॉजिट होते गया तो ऑब्वियसली वो एक तरीके से फॉर्मेशन हो जाएगा ना, लैंड का फॉर्मेशन हो जाएगा। सॉरी वेट अ मिनट। फिर है हाँ स्टेलेमाइट क्या होता है, स्टेगलेमाइट क्या होता है कि अ फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ड्रिप फ्रॉम अ सीलिंग ऑफ द केव। अगर केव से कोई कैल्शियम कार्बोनेट ड्रिप करेगा तो फॉर्मिंग अ ब्यूटीफुल, इसलिए क्या होता है, इसलिए देखिए अब ये केव है, अब ये इस तरीके से अगर केव बनता है, ठीक है, वो इसलिए कहते हैं उसको, इसलिए लाइक फॉर्मेशन होता है। इट मीन्स दैट फॉर्मेशन ऑफ द ग्राउंड। इसका क्या होता है, अगर ये बनते गया तो क्या होगा, एक तरीके से ये क्या होगा, ग्राउंड तक आ गया, तो इसका ये मतलब है कि अगर ग्राउंड तक आ गया तो इसका ये मतलब है ना कोई सरफेस बना रहा है। और स्टेलेसाइट क्या होता है, स्टेलेसाइट हैंग फ्रॉम अ सीलिंग एंड स्टेगलाइट राइज फ्रॉम द फ्लोर। सॉरी कंसेप्ट गलत हो गया। एक्चुअली क्या होता है, केव जो होता है, केव, हाँ यहाँ पे जो फॉर्मेशन होता है ना उसको कहते हैं स्टेगलेमाइट, और यहाँ से जो होता है उसको कहते हैं स्टेलेसाइट। अब ये दोनों जो फॉर्म होंगे तभी भी एक इस तरीके से डिपोजिशनल, इस तरीके से भी लैंड फॉर्म होता है। और अगर फ्लोर से अगर राइज करते रहे तो भी एक तरीके से बनता है, तो भी एक तरीके से डिपोजिशनल बनता है, डिपॉजिट हो जाता है। ठीक है, दो तरीके का होता है। अब ग्राउंड वाटर में क्या होता है, ग्राउंड वाटर में बहुत सारे मिनरल्स डिसॉल्व होते हैं और वो कैरी करते हैं बहुत सारे आयंस, और वो डिपॉजिट हो जाते हैं। जब वो डिपॉजिट हो जाते हैं तो हमें कभी कभी हमने सुना है कि हमें आर्सेनिक, बेरिलियम, कैल्शियम, इस तरीके का बहुत सारी आयरन, मतलब इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें डिजॉल्व रहती है ग्राउंड वाटर में। तो ये सब कहाँ से मिलती है, कोई मिनरल है, अब वाटर जो है मूव कर रहा है तो कुछ ना कुछ मिनरल्स जो होते हैं उसको अपने साथ ले। ग्राउंड वाटर इरोड रॉक एंड beneath द ग्राउंड सरफेस स्पेशली। अब क्या है कि ग्राउंड वाटर जब नीचे जाएगा तो ये कैल्शियम कार्बोनेट को भी अपने साथ इकट्ठा करता है। तो अब इसमें कंक्लूजन भी इस तरीके से लिख सकते हैं। देखिए हर क्वेश्चन के 3 पार्ट होते हैं ना, 3 पार्ट ऐसे होते हैं। आपने पहले तो इंट्रोडक्शन लिख दिया, अब पूछा मुझे क्या, ग्राउंड वाटर डिपोजिशनल। अब मैं इस क्वेश्चन को 3 तरीके से स्टार्ट कर सकती थी, या तो मैं ग्राउंड वाटर का कोई डेटा कुछ रख सकती थी, ठीक है, या तो मैं उसको, अब इरोजनल और डिपोजिशनल पूछा था तो मैं इरोजनल और डिपोजिशनल का डेफिनेशन लिख सकती थी। इस तरीके से मैंने स्टार्ट कर दिया। अब बॉडी में क्या पूछा है कि इरोजनल फॉर्मेशन एंड डिपोजिशनल फॉर्मेशन, तो मैं इस दोनों को एक तरीके से डिस्कस कर सकती थी, तो मैंने ये चीज़ किया। और मैंने क्या किया था, ग्राउंड वाटर के बारे में लिखा था, ठीक है। उसके बाद आप कंक्लूजन ऐसे लिख सकते हैं कि कंक्लूजन में लिख सकते हैं कि हम वी आर गोइंग टू scarcity of the water mainly due to high level of pollution and tube well use. So we should come together and fight for safe water, ठीक है। इस तरीके से आप लिख सकते हैं, मतलब
आप कंक्लूजन आप कुछ भी लिख सकते हैं, या तो आप इसे लिख सकते हैं कि इस तरीके के फॉर्मेशन होते हैं। अगर ग्राउंड वाटर अंडरग्राउंड वाटर जो है बहुत ही तेज़ी से इंक्रीज़ किया तो हम मतलब इस लेवल पे हो जाएंगे कि जैसे बाय 2024 में वाटर फॉर ऑल, अब क्या है वाटर फॉर ऑल हमने एक तरीके से प्लेस लिया हुआ है बाय 2024। अब हमें इसको 2024 तक हमें वाटर सबके पास पहुंचाना है, तो उसके लिए हमें तो कुछ तो फॉर्मेशन करना चाहिए। अब आते हैं, अब एक क्वेश्चन था क्लाउड बस्ट। व्हाट इज क्लाउड बस्ट? सिर्फ यही था, मतलब व्हाट इज द रीजन एंड रीजन ऑफ द, रीजन क्या है क्लाउड बस्ट होते हैं तो उसके रीजन क्या है, तो ये क्वेश्चन था। तो अब मैंने इसके आंसर्स लिखे हुए हैं, मतलब आपके आंसर्स मेरे आंसर से डिफर कर सकते हैं, बट मैंने इस तरीके से लिखा हुआ है। क्लाउड बस्ट इज अ शॉर्ट ड्यूरेशन इंटेंस रेनफॉल। अब बस्ट का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ बहुत इंटेंस हो रही है, तो अब क्या है रेनफॉल बहुत इंटेंसली जब होगी, बहुत इंटेंस रेनफॉल होगा तब क्लाउड बस्ट होगा। इवेंट ओवर अ स्मॉल एरिया, और ये क्लाउड बस्ट हर जगह नहीं होता है। हम हमेशा मतलब सुनते हैं जैसे शिमला, हिमाचल प्रदेश, मतलब वही शिमला हिमाचल प्रदेश, या फिर हम अरुणाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, इन जगहों पे हम हमेशा सुनते हैं क्लाउड बस्ट हुआ, ठीक है। तो इट इज़ अ वेदर फिनोमिना, मतलब वेदर फिनोमिना का क्या मतलब है कि बहुत ही शॉर्ट फिनोमिना, या फिर कह सकते हैं एट द टाइम फिनोमिना, जस्ट उसी समय ये होता है विद द अनएक्सपेक्टेड प्रेसिपिटेशन एक्सीडिंग 100 mm, मतलब जैसे कि बहुत ही ज़्यादा रेनफॉल हो गई 100 mm, मतलब कि मोस्टली तो 10 mm बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है। जोग्राफिकली रीजन अप्रॉक्सीमेटली 20 to 30 स्क्वायर किलोमीटर ही होता है, ज़्यादा एरिया तक नहीं होता है ये। तो अब हम ओवरऑल कह सकते हैं क्लाउड बस्ट इज़ अ शॉर्ट ड्यूरेशन इंटेंस रेनफॉल होती है स्मॉल एरिया पे, और ये बहुत ही शॉर्ट फॉर्मेशन होता है, ऐसा नहीं कि बहुत ही लॉन्ग टर्म से बनता आ रहा है, इस तरीके से नहीं होता है। और ये रेनफॉल भी बहुत ज़्यादा नहीं करती है, ठीक रेनफॉल कर देती है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इट इज़ जनरली ऑकर व्हेन मॉनसून क्लाउड ड्रिफ्ट नॉर्थवर्ड। अब क्या है, जैसे ये है, ठीक है, क्लाउड जो है नॉर्थवर्ड ड्रिफ्ट करता है, तभी ये होता है फ्रॉम द बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी, इस तरीके से तब ये यहाँ पे क्लाउड बस्ट करेगा एंड द प्लेन अक्रॉस द प्लेन एरिया टू द हिमालयन एरिया समटाइम ब्रिंग द 15 mm रेनफॉल। मतलब कभी कभी होता है कि बहुत ज़्यादा रेनफॉल कर देता है, कभी कभी होता है कि नॉर्मली रेनफॉल करता है। उसके बाद क्लाउड बस्ट इज डिफरेंट फ्रॉम द, अब क्या है कि देखिए अब क्लाउड बस्ट और रेनफॉल दोनों तो रेनफॉल ही हुई, प्रेसिपिटेशन ही हुआ, लेकिन दोनों डिफरेंट कैसे हैं। क्लाउड बस्ट जो होता है वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, रेनफॉल होता है लॉन्ग टर्म के लिए। हमारे पास सीजन क्या होते हैं कि हम कहते हैं 2 से 3 महीने तक रेनफॉल होती है, ठीक है, तो ये हमारे पास है। लेकिन हम क्लाउड बस्ट क्या कहेंगे कि 2 से 3 घंटे तक क्लाउड बस्ट हुआ था, बहुत तेजी से रेनफॉल हुई थी। तो वाटरफॉल फ्रॉम द क्लाउड, वाइट द क्लाउड बस्ट इज सडन हैवी रेन स्टॉर्म होता है, बहुत ही तेजी से रेन स्टॉर्म होता है, सडन होता है। ये रेनफॉल को क्या चाहिए होता है, रेनफॉल को क्या चाहिए था, रेनफॉल को कोई क्लाउड फॉर्मेशन होगा तभी ये होगा। रेनफॉल जो होती है वो 100 mm की होती है पर आवर होती है, और क्लाउड बस्ट जो होती है वो 175 की हो सकती है, 100 की हो सकती है, मतलब ये डिपेंड करता है। अब क्या है इम्पैक्ट ऑफ, अब क्या है कि क्लाउड बस्ट हो क्यों रहा है, आजकल मैंने सुना हुआ है कि बहुत ज़्यादा क्लाउड बस्ट होने लगा है, तो हो क्यों रहा है, उसका रीज़न क्या है। क्लाइमेट चेंज का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहा है। क्लाइमेट चेंज कैन इंक्रीज द फ्रिक्वेंसी एंड इंटेंस ऑफ द क्लाउड बस्ट मेन ग्लोबल, मतलब ये है अब इतना ज़्यादा पॉल्यूशन फैल रहा है, पॉल्यूशन की वजह से ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर जो होता है 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब हमने कहा 2.5 डिग्री तक पहुंच चुका है, 2.5 डिग्री तक। अब पहले तो हमने प्लेस लिया था कि 1.5 रखेंगे, बट अब प्लेस लिया कि 2 डिग्री रखेंगे, बट ये धीरे धीरे इंक्रीमेंट होता ही जा रहा है। तो ये जैसे जैसे पॉल्यूशन प्लस मतलब टेम्परेचर इंक्रीज होगा, पॉल्यूशन इंक्रीज होगा, कोल का फॉर्मेशन इंक्रीज होगा, इस तरीके से जितना इंक्रीज होगा उतनी ही तेज़ी से ये हमारा जो क्लाइमेट चेंज पैटर्न है वो भी चेंज होता रहेगा। क्लाइमेट चेंज जो है वो बहुत तेज़ी से होता रहेगा। अब देखिए कि आजकल अभी है विंटर्स का सीज़न चल रहा है, मतलब हमने ये चीज़ देखा होगा जब हम छोटे थे, काफ़ी छोटे, मतलब जब हम, मतलब मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, जब मैं 5th 6th क्लास में थी या फिर 9th 10th में थी, तब बहुत ही ज़्यादा फॉग होता था, ठीक है, हमारी वेकेशंस हो जाती थी, हमें विंटर्स वेकेशन मिलते थे, बट इस बार ऐसा ठंड कुछ देखने को नहीं मिल रही है। तो इसका क्या रीज़न है, क्लाइमेट चेंज ही तो रीज़न है, ठीक है। अब क्या है, मोर क्लाउड बस्ट हैज़ सीन इन द हिमालयस रीजन। अब हमें हिमालय रीजन पे ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे हिमालयन रीजन पे जो होता है वो
टेम्परेचर डिफरेंस का टेंडेंसी बहुत ही तेज़ी से होता है एंड डिकेडल टेम्परेचर राइजेज, ठीक है, एंड हायर देन द इनवर्ट वर्ल्ड। देख लो WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने नोट किया है कि इज अबाउट 40% चांस ऑफ द एवरेज 40% ऑफ द चांस ऑफ द एनुअल एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर टेम्परेरली रीचिंग 1 to 55 डिग्री। मतलब जो प्री इंडस्ट्रियल रीजन था, प्री इंडस्ट्रियल लेवल जो लेवल थी, उससे अभी जो इंडस्ट्रियल लेवल है उससे जो है 1 से 5 डिग्री तक टेम्परेचर जो है हमारा बढ़ जाएगा। जो हम इतनी तेज़ी से इंडस्ट्रियलाइजेशन करते जा रहे हैं ना, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 इस तरीके से, तो हमें उसका हमें खामियाजा भुगतना पड़ेगा। सॉरी, अब कंक्लूजन देखिए क्या लिख सकते हैं। क्लाउड बस्ट इज अ क्रिटिकल क्लाइमेट चेंज प्रॉब्लम फेसिंग अ लॉट ऑफ द कंट्रीज एंड दिस कंट्रीज शुड कम टुगेदर। अब क्या सारी कंट्रीज को आना चाहिए, जैसे हमने पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट साइन किया था। अभी जो है ग्लासगो में जो है अभी G20 की जो मीटिंग हुई उसमें भी प्लेज लिया गया, डिफरेंट टाइप के प्लेज लिया गया। इंडिया ने जो है जीरो एमिशन जो है 2070 तक ले लिया है। तो इस तरीके के प्लेज लेने चाहिए और सबको ही साथ में मिलकर काम करना चाहिए कि हमें टेम्परेचर को 1 से 5 डिग्री, मतलब 1 से क्या 1.5 से ज़्यादा नहीं बढ़ाना है। the only significant way to tackle the problem of the climate change and the climate change tackle with the cloud burst, ठीक है। यही एक सोल्यूशन ही है जो कि सबको एक साथ आकर के प्लेस लेना चाहिए। अब आते हैं, देखिए UPPCS में क्या होता है कि 1 या 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, मतलब हर पेपर में 2 या 3 क्वेश्चन जो यूपी के होते हैं। अब इसमें पूछ रहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फॉरेस्ट एंड डिटरमाइनिंग फैक्टर ऑफ द, मतलब जब किसी को जो फॉरेस्ट जो होता है किसी हर एरिया का कोई मतलब इकोनॉमिक लाइवलीहुड का एक वे होता है, डिटरमाइन करते हैं हम उसको। अब जैसे जहाँ पे ट्राइबल एरियाज़ हैं, ठीक है, ट्राइबल एरियाज़ हैं, वहाँ पे तो सिर्फ फॉरेस्ट ही तो उनका लाइवलीहुड है, फॉरेस्ट ही तो उनके लाइवलीहुड के लिए काम कर रहा है। बाकी वो किस पर डिपेंड रहेंगे, फॉरेस्ट या फिर एनिमल, ठीक है। अब ये कहते हैं, लिखिए हम इसको किस तरीके से यूज़ कर सकते थे। पहले हम इसमें जो है फॉरेस्ट कितना परसेंट, जैसे 6% फॉरेस्ट है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश जो है 4th लार्जेस्ट स्टेट है। उत्तर प्रदेश का 4.2 मतलब परसेंट जो है वो एरिया का है। 16th जो है वो 16 जो है पॉपुलेशन, सॉरी फर्स्ट जो है वो पॉपुलेशन का है, 16th जो है वो जोग्राफिकल एरियाज़ का है। इस तरीके से हम डिफाइन कर सकते थे। मतलब हम बहुत तरीके से क्वेश्चन को स्टार्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन का कोई स्टार्टिंग लास्ट कोई अंत नहीं है, आप किसी भी तरीके से आंसर्स लिख सकते हैं। तो फोर्थ लार्जेस्ट बाय द लैंड एरिया एंड मोस्ट पॉपुलस स्टेट लोकेटेड इन, कहाँ पे, उत्तर प्रदेश। जैसे हम देखेंगे तो यहाँ पे लोकेटेड है, पार्ट ऑफ द कंट्री एंड स्प्रेड ओवर लार्ज एरिया एंड प्लेन ऑफ द स्टेट विद अ क्वाइटली डिस्टिंक्ट। अब इसको हम, ठीक है, उत्तर प्रदेश जो है 7.33% जो है जोग्राफिकल एरिया कवर करता है नॉर्थ सेंट्रल एशिया, और 77 डिग्री 30। अब लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, इतना लॉन्गिट्यूड में फैला हुआ है। अकॉर्डिंग टू ISFR 2019 6.15% जो है वो फॉरेस्ट है। एरिया ऑफ द टोटल जोग्राफिकल एरिया, मतलब 6.15% जो है वो फॉरेस्ट है जो टोटल जोग्राफिकल एरिया का। एंड और इसमें जो है सोनभद्र एक ऐसा एरिया है जहाँ पे सबसे ज़्यादा, जो है फॉरेस्ट है। अब कभी आप सोनभद्र विजिट करना, अगर आपको कभी विजिट करने को रहा तो आप वहाँ पर विजिट करना। बहुत ही खूबसूरत, मतलब आपको दिखेगा कि वो बहुत ही अंडर डेवलप्ड है, बट बहुत ही खूबसूरत जगह है। अब मेरे फादर तो वहाँ पोस्टेड थे, तो मैंने देखा है काफ़ी फॉरेस्टेड एरिया भी है वहाँ पे, ट्राइबल पीपल भी है वहाँ पे। मतलब हाँ, ये कह सकते हैं वहाँ पॉवर्टी भी बहुत ज़्यादा है। उत्तर प्रदेश मेनली सिचुएटेड बिटवीन द गंगा। अब क्या है, देखिए उत्तर प्रदेश बहुत ही फर्टाइल लैंड भी है, तो वो किस रीज़न से है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बहुत ही अच्छी रिवर्स, मतलब उत्तर प्रदेश में जितनी रिवर्स हैं वो वहाँ पे सिर्फ हम कह सकते हैं कि इंडस है, बाकी तो इतनी ज़्यादा रिवर्स नहीं दिखती है। वही डिटरमाइनिंग, मतलब वही जो है फॉरेस्ट के लिए कंट्रीब्यूशन है।
मैंने एलुवियल सॉइल जो होती है वहाँ पे कंट्रीब्यूटेड है। अब हम ये कह सकते हैं कि इसको और भी पॉइंट्स लिख सकते थे कि फॉरेस्ट जो है वो लाइवलीहुड के लिए काम करता है, फॉरेस्ट जो है वह टिम्बर्स प्रोवाइड करता है, मतलब इस तरीके से लिख सकते हैं। वहाँ पे फॉरेस्ट जो है वो इंडस्ट्रीज ओपन करने के लिए हेल्प करता है, बट हमें आंसर्स को लिमिट रखना है। अब ये कह सकते हैं कि एज पर उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन, जितनी उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन है उसके अकॉर्डिंग में जो फॉरेस्ट एरिया है वो बहुत ही मतलब बहुत ही कम है। वहाँ के एसटीज के लिए, मतलब ट्राइबल्स एरिया की लाइवलीहुड के लिए फॉरेस्ट मैनर प्रोडक्ट को भी इंट्रोड्यूस करना चाहिए और उनकी लाइवलीहुड को भी प्रमोट करना चाहिए। इस वजह से हमें ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे इस बार जो है 2.3 करोड़ प्लांटेशन हुआ था गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में। हम मतलब हमारे योगी जी, मतलब हमारे सीएम जो है वो मतलब रिकॉर्ड बनाए हैं। तो अभी 30 करोड़ जो है वो नेक्स्ट 2025 तक करेंगे, वो 2023 तक, सॉरी। तो इतना प्लांटेशन करना है। तो हम मतलब ये भी देख सकते हैं कि गवर्नमेंट जो है बहुत ही ज़्यादा फोकस कर रही है इन सब मतलब इसके प्रमोशन के लिए। तो उत्तर प्रदेश एक बहुत ही लार्ज पॉपुलेशन है, तो उसके अकॉर्डिंग में ये बहुत ही ज़रूरी है कि गवर्नमेंट कुछ इनिशिएटिव ले। देखिए, आज हम लोगों ने 3 क्वेश्चंस डिस्कस किए। आप अभी मेरा एक टेलीग्राम पे चैनल बनाया है मैंने। टेलीग्राम पे मैं पीडीएफ, जब 20 के 20 क्वेश्चन डिस्कस कर लूँगी तो मैं टेलीग्राम पे पीडीएफ शेयर कर दूँगी। जिसको डाउनलोड करना है वो डाउनलोड कर सकता है, और अगर कोई क्वेश्चन लिखना चाहता है तो वो मुझे लिख करके उस टेलीग्राम पे पोस्ट भी कर सकता है। क्वेश्चन लिख करके मैं दूंगी, टेलीग्राम पे लिख करके मुझे पोस्ट करेगा, मैं चेक करूँगी, क्योंकि मैं खुद कॉपीज चेक कर, मतलब जैसे मैं विज़न वगैरह में तो मुझे बुलाया गया था पर मैं गई नहीं। मतलब मैं अपने वहाँ पे अनऑफिशियली कॉपीज थोड़ी बहुत चेक किया है मैंने। तो मतलब इस तरीके से है कि अगर सोशियोलॉजी का भी किसी को कोई हेल्प चाहिए तो वो मुझसे बात कर सकता है। मेरे से सोशियोलॉजी मेरा ऑप्शनल है, बट मेरा प्रोफेशन नहीं है ये मुझे पढ़ाना। बस मैं ऐसे ही मतलब जस्ट रिवीजन हो जाए मेरा। मैंने बहुत ही एफर्ट नहीं डाल रही हूँ मैं इसमें कि मैंने बहुत एफर्ट डाल लिया, नहीं। बस मैं रिवीजन की बेसिस पे इस तरीके से, ताकि मेरा थोड़ा रिवीजन हो जाए और मैं थोड़ा डिस्कस कर लूँ, ताकि आप लोगों को हेल्प भी मिल जाए। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताया करिए कि कैसे है और मुझे क्या इम्प्रूवमेंट करना है। इम्प्रूवमेंट भी बता दिया करिए, जैसे मेरी वॉइस कम है या फिर मेरी कुछ प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम है, या फिर मुझे कुछ से एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, या कोई टॉपिक है जिसमें एक्सप्लेन करना है, आप मुझे बता सकते हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मुझे बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी और मोटिवेशन होगा। सॉरी, मैं 2-3 दिन से वीडियो नहीं बना पा रही थी बिकॉज आई वॉज नॉट वेल, इस वजह से मैं बना नहीं पा रही थी। बट मैं अब थोड़ा कंटिन्यूएशन रहेगा, 2 या 3 क्वेश्चन डेली अपलोड किया करूँगी। और अगर आप लोग में से कोई भी 10 लोग भी अगर कमेंट कर देंगे कि हाँ आप एक क्वेश्चन जो अपलोड कर दिया करिए टेलीग्राम पे, और वो आंसर्स अपलोड करने को रेडी है, तो मैं उनके आंसर्स भी चेक कर दूँगी और मैं उनको गाइड भी कर दूँगी। मतलब मैं करती हूँ, मतलब मैंने किया है, ये आंसर्स वगैरह चेक किया है DIS में, तो मैं कब किया करती थी। तो इसलिए थैंक यू सो